हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 23 अगस्त से 31 अगस्त। उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 23 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 18 दिन शेष हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल हिंदी के कुल 75 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 75 क्वेश्चंस में 70 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 10। प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्यांश दिया गया है। इसके लिए दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। क्या बोल रहा है? दोपहर के बाद का समय। दोपहर के बाद का समय इसको क्या कहते हैं? निशीत, मध्याह्न, अपराह्न, पूर्वाह्न। दोपहर के बाद का समय को हम कहते हैं अपराह्न, या फिर इसे आप कह सकते हैं तीसरा पहर। यानी कि सी ऑप्शन जो ये लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। जिसे जीता ना जा सके उसको क्या कहते हैं? दुर्जय, अजय, अज्ञेय या विजित। जिसे जीता ना जा सके, तो जिसे जीता ना जा सके उसको क्या कहते हैं? जिसे जीता ना जा सके उसे कहते हैं अजय। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि जो बहुत बोलता हो उसको क्या कहते हैं? जो बहुत बोलता है उसको क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, जो बहुत बोलता है उसको कहते हैं वाचाल। क्या कहते हैं? वाचाल। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी हैं। पूरा टेस्ट लगाएगा, पूरे 75 प्रश्नों का टेस्ट है। 20 से छोड़कर किसी बच्चे को नहीं जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। जो हर समय दूसरों की बुराई देखता उसको क्या कहते हैं? छिंद्रानिवेशी, सर्वनिंदक, परनिंदक, आलोचक। जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो, जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो उसको क्या कहते हैं? सर्वनिंदक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न। सिर पर धारण करने योग्य तिलक, सिरोधार्य, मुकुट, छत्र। सिर पर धारण करने योग्य, तो सिर पर धारण करने योग्य को क्या कहते हैं? मुकुट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न। जो स्त्री के वशीभूत हो उसको क्या कहते हैं? प्रेमी, स्त्रैण, गुलाम, स्त्रीदास। जो स्त्री के वशीभूत हो उसको क्या कहते हैं? तो जो स्त्री के वशीभूत हो उसको कहते हैं स्त्रैण। स्त्रैण ऐसे लिखा जाता है क्योंकि थोड़ा सा ये कटा हुआ है, तो आप लोग देख लीजिए एक बार आप लोग, स्त्रैण। अगला प्रश्न है। जो कहा ना जा सके, नामुमकिन, अकथ्य, अकथनीय, अकथित। जो कहा ना जा सके उसको क्या कहते हैं? तो जो कहा ना जा सके उसको कहते हैं अकथनीय। यानी सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, 8वां क्वेश्चन। सूर्य के उदय होने का स्थान, गंधमादन, प्रभात स्थान, सूर्योदय, उदयाचल। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। सूर्य के उदय होने का स्थान, तो सूर्य के उदय होने का स्थान इसको कहते हैं उदयाचल। क्या कहते हैं? उदयाचल। तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो उसको क्या कहते हैं? घातक, भयानक, विकट, असाध्य। जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो उसको क्या कहते हैं? असाध्य। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। जो अपने कर्तव्य को ना जानता हो उसको क्या कहते हैं? कर्तव्यहीन, किकृतमूढ़, अज्ञानी, अनजान। जो अपने कर्तव्य को ना जानता हो, तो मेरे प्यारे साथियों, जो अपने कर्तव्य को ना जानता उसको कहते हैं किकृतमूढ़। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 11 से 14। नीचे दिए गए शब्दों में
प्रयुक्त समास का नाम बताइए। प्रश्न क्या है? यथाशक्ति। तो यथाशक्ति में कौन सा समास होता है? तो मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी, शायद आप लोगों को याद हो वो ट्रिक। ये ट्रिक थी यथा, अनु, प्रति, बड़ा आ, भर, उद, हर। ये ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई थी। जब भी यथा जैसे कि जब भी अव्ययभाव समास पूछा जाए तो अव्ययभाव समास के लिए ये सबसे बेहतरीन ट्रिक है। अगर आप इस ट्रिक को याद कर लेते हैं तो आप अव्ययभाव समास चुटकियों में कर देंगे। जैसे कि स्टार्टिंग का शब्द देखिए, यथा दिया जा रहा है, जी हाँ यथा यहाँ पर दिया जा रहा है। तो यथाशक्ति जैसे कि हुआ, अनुप्रति हुआ, प्रतिदिन हुआ, आडंबर हुआ, भरपेट हुआ, उदय हुआ और हर दिन हुआ। तो यहाँ पर कौन सा समास होता है? अव्ययभाव समास होगा। तो वी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। पीताम्बर में कौन सा समास होगा? द्विगु समास, बहुप्रिय समास, अव्ययभाव समास या तत्पुरुष समास। यानी जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए वहाँ पर कौन सा समास होता है? वहाँ पर होता है बहुप्रिय समास। यानी कि पीताम्बर, पीला अंबर है जिनका, यानी भगवान विष्णु। नीलकंठ, नीला कंठ है जिनका, भगवान शिव। दशानन, दश आनन है जिनके, रावण, ये प्रसिद्ध व्यक्ति है। इंद्रजीत, इंद्र को जीतने वाला, यानी मेघनाथ, यहाँ पर भी बहुप्रिय समास होगा। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है? घनश्याम में कौन सा समास होगा? अव्ययभाव समास, बहुप्रिय समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। घनश्याम में कौन सा समास होगा? इसका अगर आप समास विग्रह करते हैं तो इसका समास विग्रह क्या होता है? घन के समान श्याम सा घन सा श्याम। भगवान कृष्ण सांवले थे इसलिए उनको घनश्याम कहा जाता था। तो अगर आप नियम के अनुसार देखेंगे तो नियम के अनुसार तो इसमें बहुप्रिय समास आ रहा है और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इसमें कर्मधारय समास करेंगे। तो वैसे तो अगर आप लोग देखें तो इसमें कर्मधारय समास होता है और मेरे हिसाब से तो इसमें बहुप्रिय समास होना चाहिए, क्योंकि जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए वहाँ पर बहुप्रिय समास होता है। घनश्याम देखिए, घन के समान श्याम काला, यानी घन के समान श्याम काला, यानी श्री कृष्ण भगवान जो थे वो काले थे। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण का नाम आ रहा है, तो इसमें कर्मधारय समास कैसे होगा? तो इस क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज है इसमें हमको। पंचवटी, पंचवटी में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या द्वंद्व समास। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जहाँ पर संख्यावाची शब्द होता है तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है, और जब बीच में योजक चिन्ह हो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। निर्देश, नीचे प्रत्येक प्रश्न के विकल्पों में से 3 शब्द पर्यायवाची किंतु एक शब्द भिन्न अर्थ वाला है। भिन्न अर्थ वाला शब्द आपको चुनना है। पुहुप, मधुप, भ्रग, भवरा। देखिए भिन्न अर्थ वाले की प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि इससे 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। पुहुप, मधुप, भ्रग, भवरा। पुहुप ये आपका भिन्न अर्थ वाला शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नदीस, जलद, सागर, समुद्र। अगर आपको दिख नहीं रहा तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। नदीस, जलद, सागर, समुद्र। अब नदीस, सागर, समुद्र, लेकिन जलद जो है ये आपका भिन्न अर्थ वाला शब्द हो जाएगा। लेकिन नदीस, सागर, समुद्र। त्रिप गया, कालिंदी, मंदाकिनी, गंगा। भिन्न अर्थ वाला शब्द बताइए। कालिंदी जो है ना ये आपका भिन्न अर्थ वाला शब्द हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए त्रिप गया, मंदाकिनी, गंगा, सुरेंद्र, राजेंद्र, महेंद्र, इंद्र। राजेंद्र, बल्कि ये इंद्र के पर्यायवाची शब्द है सुरेंद्र और महेंद्र। ठीक है, और ये जो ये तृप्त गया, मंदाकिनी, ये गंगा के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें नदीस, जलद, सागर, समुद्र, तो ये जलद के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी ये समुद्र के पर्यायवाची शब्द नदीस और सागर। ठीक है, जलद के नहीं होंगे। अगला क्या है? सरारूह, वारिज, जलद, कमल। तो मेरे प्यारे साथियों वारिज जो है आपका ये भिन्न अर्थ वाला शब्द हो जाएगा, बल्कि कमल का सरारूह और जलद ये कमल के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। निर्देश प्रश्न संख्या 20 से 24 नीचे दिए गए मुहावरों और लोक त्रुटियों के सही अर्थ बताने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। हाथ का मैल, हाथ का मैल परमात्मा की देन,
सहज प्राप्त वस्तु, मेहनत की कमाई, तुच्छ वस्तु। जैसे कि आपके पास पैसा बहुत है और आप पैसा का मोल नहीं जानते हैं कि पैसा कैसे पैदा होता है, पैसे को पैदा करने के लिए कितनी मेहनत करनी होती है, तो आप उसको यूं खर्च कर देते हैं। तो हाथ का मैल, इसका अर्थ क्या होता है? हाथ का मैल होता है यानी तुच्छ वस्तु, यानी आप पैसे को तुच्छ वस्तु समझते हैं। तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, कलम तोड़ना, इसका मुहावरा क्या होगा? संबंध तोड़ना, अनूठी उक्ति लिखना, मौत की सजा देना, लिखे हुए को काटना। थोड़ा सा ये धुंधला है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। कलम तोड़ना, इसका मुहावरा क्या होगा? संबंध तोड़ना, अनूठी उक्ति लिखना, मौत की सजा देना, लिखे हुए को काटना। अनूठी उक्ति लिखना, तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन देखेगा, हुक्का भरना, आज्ञा मानना, हुक्के में पानी भरना, सेवा करना, इनमें से कोई नहीं। हुक्का भरना, तो हुक्का भरना इसका मुहावरा क्या होता है? यानी कि सेवा करना। सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। बालू की भीत, बालू की भीत इसका मुहावरा क्या होगा? रेगिस्तानी इलाका, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, निसार वस्तु, इनमें से कोई नहीं। बालू की भीत, तो मेरे प्यारे साथियों शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, कागज के घोड़े दौड़ाना, इसका मुहावरा क्या होगा? लिखित प्रमाण देना, लंबी लिखा पढ़ी करना, बेकार की बातें करना, इनमें से कोई नहीं। कागज के घोड़े दौड़ाना यानी कि लंबी लिखा पढ़ी करना, ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे। अभी तक मैंने आप लोगों को जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग। मैं आपको सिंपल भी क्वेश्चंस करा रहा हूं और हार्ड भी क्वेश्चंस करा रहा हूं। निर्देश प्रश्न संख्या 25 से 30 दिए गए शब्दों की शुद्ध वर्तनी के लिए उचित विकल्प चुनिए। निष्कर्षता की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? निष्कर्षता ऐसे लिखा जाता है, तो वी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिग्भ्रांत, अच्छा दिग्भ्रांत कैसे लिखा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। दिग्भ्रांत, देखिए दिग्भ्रांत अगर आप लोग लिखते हैं तो दिग्भ्रांत लिखने का जो तरीका है वो ये रहा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पारिश्रमिक, पारिश्रमिक कैसे लिखा जाता है? देखिए पारिश्रमिक लिखने का जो तरीका है ना वो ये रहा, पारिश्रमिक ऐसे लिखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेगा, चंद्र ज्योत्सना, ज्योत्सना की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। ज्योत्सना, ज्योत्सना कैसे लिखा जाता है? देखिए ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है, ज्योत्सना। ज्ञानेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां कैसे लिखा जाता है? ज्ञानेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां ऐसे लिखा जाता है, तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। पूजनीय, पूजनीय कैसे लिखा जाता है? तो पूजनीय ऐसे लिखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं शुद्ध वर्तनी वाले, इन सभी पर आप 5 स्टार लगा लीजिए, और जो मैंने आपको मुहावरे कराए हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। निर्देश प्रश्न संख्या 31 से 35, प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए 4 शब्दों में से विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होता है? स्थूल, विशाल, मोटा या बड़ा। सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों सूक्ष्म का विलोम शब्द होता है स्थूल, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रुक्ष का विलोम शब्द क्या होता है? सरस, स्निग्ध, चिकन, पिक्चल। रुक्ष का विलोम शब्द क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों रुक्ष का विलोम शब्द होता है स्निग्ध, ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संयोग का विलोम शब्द क्या होता है? पार्थक्य, वियोग, विरह, घटाना। संयोग का विलोम शब्द क्या होता है? तो संयोग का विलोम शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों वियोग, ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। व्यय का विलोम शब्द क्या होता है? आय, धनोपार्जन, आमदनी, धनागम। व्यय का विलोम शब्द क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों व्यय का विलोम शब्द होता है आय। क्या होता है? आय, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शामिश का विलोम शब्द क्या होता है? मांस रहित, शाकाहारी, वैष्णव, निरामिष। शामिश का विलोम शब्द होता है निरामिष, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मात्र भूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाएं वीर अनेक। ये पंक्तियां किसकी हैं? सत्यनारायण पांडे, मोहनलाल द्विवेदी, बाल कृष्ण शर्मा नवीन, मोहनलाल चतुर्वेदी। बताइए क्या आंसर होगा?
ये पंक्तियाँ मोहनलाल माखनलाल चतुर्वेदी की हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। खूब लड़ी मर्दानी थी वह तो झांसी वाली रानी थी, यह पंक्ति किसकी रची हुई है? सत्यनारायण पांडे, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा। ये पंक्ति जो है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रची गई है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 39 और 40 नीचे लिखे शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विलोम ना हो। गुण अवगुण, देव मानस, समान आज्ञा, तरल ठोस। क्या बोला जा रहा है इसमें? पहले ध्यानपूर्वक पढ़िए फिर आंसर दीजिए। नीचे लिखे शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विलोम ना हो, यानी ऐसा विलोम शब्द जो गलत हो। सम्मान आज्ञा ये गलत हो जाएगा, तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आप सम्मान का विलोम शब्द करते हैं तो सम्मान का विलोम शब्द होता है अपमान, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये वाला जो है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, जय पराजय ये तो सही है, सार्थक निरर्थक ये भी सही है, पतन उन्नति ये भी सही है, लेकिन धर्म पुण्य ये नहीं सही हो, क्योंकि धर्म का विलोम शब्द होता है अधर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निर्देश प्रश्न संख्या 41 और 42 नीचे लिखे शब्दों के सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होता है? जल्दी से आंसर कर दीजिए। यद्यपि की संधि क्या होगी? यद्यपि की संधि होती है यदि धन अपि। अब अगर पेपर में ये पूछ लिया जाए, जब आप पेपर देने के लिए जा रहे हों और आप परीक्षा हॉल में बैठे हों, आप पेपर दे रहे हों, उसमें अगर पूछ लिया जाए कि यद्यपि में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, यानी इसमें संधि का नाम क्या होगा, ये भी तो पूछा जा सकता है। तो इसको तो मान लिया जाएगा छोटी, ठीक है, इसको मान लिया जाएगा छोटी ई और इसको मान लिया जाएगा छोटा आ। तो छोटी ई प्लस छोटा आ मिलकर क्या बना जाके? या बना जाके। तो मैंने पिछली बार आप लोगों को बताया था कि जब भी या आए तो कौन याद रखना, यण संधि। तो ये कभी में हो जाएगी यण संधि, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तिरस्कार, तिरस्कार की संधि क्या होगी भाई? तिरधनकार, तिरसधनकार, तिरसधनकार। तो बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, तिरस्कार में प्रयुक्त संधि क्या होगी? संधि का नाम क्या इसमें होगा? विसर्ग संधि हो जाएगी। तोड़ने से ही पता चल रहा है कि इसमें विसर्ग लगे हैं, तो विसर्ग संधि हो जाएगी। तो वी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? बहुप्रिय समास, द्वंद्व समास, कर्मधार समास या तत्पुरुष समास? पढ़िए पहले, पूछा क्या जा रहा है कि किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? बहुप्रिय समास। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। या आप ऐसे भी जान सकते हैं कि जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाएं, वहां पर आपका बहुप्रिय समास होता है। ये भी आप इससे भी पहचान सकते हैं और इससे भी पहचान सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि गौशाला में कौन सा समास है? अब एक ही ट्रिक इसकी है। अब देखिए, गो अलग है और शाला अलग है, दोनों को जोड़ दिया गया तो नया शब्द क्या बना? गौशाला। तो जब भी अगर ऐसा शब्द पूछा जाए तो वहां पर टिक कर दीजिए तत्पुरुष समास पर। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, निर्देश प्रश्न संख्या 45 और 47 नीचे लिखे शब्दों का उपयुक्त पर्यायवाची शब्द चुनिए। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? कुसुम, पुष्प, प्रसून या पुंडरीक? कमल का पर्यायवाची शब्द होता है पुंडरीक। तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाए। कमल के पर्यायवाची होते तो बहुत हैं, लेकिन जो मेन है उन्हें देख लीजिए, जैसे कि पंकज, नीरज, सरोज, जलज, अंबुज, अरविंद, उत्पल, राजीव, वनज, वारिज, शतदल, शतपत्र, सरसिज, सरोरुह, ये सभी शब्द कमल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अभिलाषा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आकांक्षा, अहंकार, विकार, हार्दिक। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है हमको, फिर भी कर लीजिए आप लोग। अभिलाषा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अभिलाषा का पर्यायवाची शब्द होता है आकांक्षा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? द्रग, विप्र, व्योम, कगार। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो आकाश का पर्यायवाची शब्द होता है व्योम, यानी सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा।
आकाश के पर्यायवाची शब्द होते हैं अंबर, आसमान, गगन, फलक, नभ, अनंत, पुष्कर, शून्य, तारापथ, अंतरिक्ष, व्योम, गगनमंडल। ये सभी शब्द ये आकाश के पर्यायवाची शब्द होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्रश्न संख्या 48 और 50 निम्नलिखित मुहावरों लोक त्रुटियों के लिए उचित विकल्प चुनिए। क्या बोला है? पाव बारह होना, दांव हारना, कार्य सिद्ध होना, लाभ ही लाभ, सुबह हो जाना। बताइए क्या आंसर होगा? पाव बारह होना यानी लाभ ही लाभ होना, तो सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा, गंगा नहाना, पवित्र होना, कार्य पूरा कर निश्चिंत होना, नदी में स्नान करना, प्रशंसा करना। गंगा नहाना इसका मुहावरा क्या होगा? कार्य पूरा कर निश्चिंत होना। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आंख लगना इसका मुहावरा क्या होगा? आशंका होना, मृत्यु होना, नींद आना या प्रेम होना। आंख लगना, तो मेरे प्यारे साथियों आंख लगना इसका मुहावरा होता है यानी कि नींद आना। सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 51 से 53 रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अंधों में क्या कहा जाता है? राजा, लंगड़ा, पहलवान, काना या चतुर। तो आप लोगों ने बचपन में ये कहावत तो जरूर सुनी होगी कि अंधों में काना राजा। तो यहाँ पर जो काना है ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा? अंधों में काना राजा। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खालिस्तान के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। क्या हरा ही हरा नजर आता है? तो आप लोग क्या कहते हैं? ये कहावत है कि सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। ये भी आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, शायद 6ठी क्लास में या 7वीं क्लास में। तो यहां पर क्या जाएगा? सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। काला अक्षर खालिस्तान बराबर, क्या कहेंगे? काला अक्षर, ये भी आप लोग बचपन में पढ़ा होगा कि भैंस बराबर। बचपन में आपके माता पिता ने या किसी और ने या 8वीं क्लास में या 6ठी क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि काला अक्षर भैंस बराबर। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में प्रथम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश या अलावा के अंतर्गत बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन करें। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि पढ़ने में आसानी रहे। ठीक है। किनारे तक पहुंचाती है, किनारे तक पहुंचाती। गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका की वह पतवार है। गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका की वह पतवार है। अब आपको इसमें जो है इसमें आपको ये पता करना है कि या किस में आएगा, रा कि में आएगा, ला कौन से नंबर पे आएगा और वाह कौन से नंबर पे आएगा। तो मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका की वह पतवार है जो अपनी बुद्धिमत्ता, चरित्र बल और त्याग में जीवन से, पहले तो ये आ जाएगा, उसके बाद यह आ जाएगा, इस नौका को त्याग में जीवन से, इस नौका को, इसके बाद ला आ जाएगा, थेपड़ों और भंवरों से, फिर उसके बाद रा बचाती हुई किनारे तक पहुंचाती है। पूरा हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप लोग पूरा कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 55 और 56 निम्नलिखित वाक्य त्रुटिपूर्ण अथवा त्रुटिहीन है। यहां पर आपको त्रुटिपूर्ण अंश का चयन कीजिए। यदि वाक्य त्रुटिहीन हो तो डी पर चिन्ह लगाइए। क्या बोल रहा है? ध्यानपूर्वक देखिएगा। मेरा भाई जिसका शादी कल है, ये तो होगा नहीं कि जिसका शादी कल है या घर गया, कोई त्रुटि नहीं। यहां पर साफ साफ पता चल रहा है कि मेरा भाई जिसकी शादी कल है, ना जिसका शादी कल है। तो यहाँ पर जो आपका बी वाला ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है। इसमें त्रुटि हो जाएगी। इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है, कोई त्रुटि नहीं। इधर आजकल, इसमें त्रुटि है। इधर आजकल, तो ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप लोग हिंदी आप लोगों की उतनी ज़्यादा तैयार होगी। नियम परिभाषा के चक्कर में अगर आप पढ़ेंगे तो आप कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 18 दिन शेष हैं और 18 दिन में आप घोल कर पी तो जाओगे नहीं। तो इसमें प्रैक्टिस, हिंदी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा हिंदी आप लोगों की तैयार होगी। निर्देश प्रश्न संख्या 57 से 59 निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। गोद लिया हुआ पुत्र को क्या कहते हैं? दत्तचित, दत्तक, त्याज, दंपत्ति। गोद लिया हुआ पुत्र को क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, गोद लिया हुआ पुत्र
इसको हम कहते हैं दत्तक। क्या कहते हैं? दत्तक। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो मापा ना जा सके उसको क्या कहते हैं? अप्रमेय, अमामित, पित्त, अनुपमेय, अपर। जो मापा ना जा सके इसको क्या कहते हैं? जो मापा ना जा सके इसको कहते हैं अप्रमेय, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? जो किए गए उपकारों को मानता उसको क्या कहते हैं? उपकारी, कृतज्ञ, कृपापात्र या सुपात्र। जो किए गए उपकारों को मानता है उसको क्या कहते हैं? जो किए गए उपकारों को मानता है उसको कहते हैं कृतज्ञ। तो वी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है? अनुकरणात्मक क्रिया, नम धातु क्रिया, प्रणर्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है? प्रणर्थक क्रिया इसमें हो जाएगी। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कवि मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा है ब्रज, अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली। कवि मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा कैसी है? अवधी भाषा है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि खड़ी बोली जो है ये अमीर खुसरो की भाषा है, भोजपुरी कबीरदास की भाषा है, और कबीरदास की भाषा एक और है सदुक्कड़ी भाषा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ब्रज भाषा ये सूरदास की भाषा है, और ब्रज भाषा जो है सूरदास की है। सूरदास को अष्ट छाप का जहाज भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दिग्दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। दिक् धन दर्शन, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, दिक् दर्शन में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि हो जाएगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक? अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, तो बचपन में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो याद कर लीजिए। और एक बात और, कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि परीक्षा में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर आप नियम याद करेंगे या परिभाषा याद करेंगे तो इनके चक्कर में अगर आप पढ़ेंगे तो आप हिंदी कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो मेन कॉमन है, मैं आपको बता देना चाहिए, जो इसमें यहाँ पर जो मेन कॉमन है वो है से। तो से किस में आता है? कर्ता ने कर्म को कर्ण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, तो से जो है वो अपादान में आ रहा है। ये शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, अपादान में आ रहा है। तो ए ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 64 से 66 निम्नलिखित में असमानार्थक शब्द का चयन कीजिए। पीड़ा, संकट, व्यथा, दर्द। अब पीड़ा में भी दर्द होता है, व्यथा में भी दर्द होता है, और दर्द फिर दर्द का दर्द नाम होता है, यानी दर्द में व्यथा और पीड़ा दोनों होती है। लेकिन जो संकट शब्द है, संकट का अर्थ क्या होता है? दर्द थोड़ी होता है संकट का अर्थ। तो ये बिल्कुल आपका असमार्थक शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। स्नेह, अनुराग, द्वेष, प्रीति। अनुराग जो है ना ये आपका बिल्कुल अलग शब्द हो जाएगा, बल्कि स्नेह हुआ, द्वेष हुआ, प्रीति हुआ, ये प्रेम वाले शब्द हैं। यानी प्रेम कह सकते हैं, या स्नेह भी कह सकते हैं, द्वेष भी कह सकते हैं, और प्रीति भी कह सकते हैं। लेकिन अनुराग जो है ये आपका अलग शब्द हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जन्म, मृत्यु, उगना, उत्पादन। मृत्यु जो है ना ये आपका बिल्कुल अलग शब्द हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है आप लोगों को। थोड़े से ये क्वेश्चन जो है थोड़े से अटपटे टाइप के कुछ क्वेश्चन हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है आप लोगों को। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य किसका शुद्ध वाक्य होगा? भारत में अनेक जातियां हैं, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, भारत में अनेक जातियां हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 68 और 69 निम्नलिखित में कौन सा रस है? चयन कीजिए। निस दिन बरसत नयन हमारे, यहाँ पर कौन सा रस होगा? करुण रस, रौद्र रस, वियोग श्रृंगार, अद्भुत रस। निस दिन बरसत नयन हमारे, कौन सा रस होगा इसमें?
इसमें रस हो जाएगा वियोग श्रृंगार, क्योंकि क्या बोल रहा है, 19 दिन बरसत नयन हमारे, वियोग श्रृंगार। तो सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यहाँ पर कौन सा रस होगा, शांत रस, श्रृंगार रस, करुण रस या हास्य रस। तो यहाँ पर हो जाएगा श्रृंगार रस, यानी कि ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में गद्यांश से भी लगभग 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर संबंध वैकल्पिक उत्तरों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है। ब्रह सौंदर्य की परख समझना तथा उसकी अभिव्यक्ति करना सरल है। जब रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है तब उसमें रसावादन की अनुभूति भी होती है। एक वस्तु सुंदर तथा मनोहर कही जा सकती है, परंतु सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती है, जबकि मनोरम वस्तु चित्त को भी आनंदित करती है। इस दृष्टि से कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर है तथा कालिदास का प्रकृति वर्णन मनोहर है, क्योंकि उसमें चरित्र की प्रधानता है। सुंदर शब्द संकीर्ण है, जबकि मनोहर व्यापक तथा विस्तृत। साहित्य में साधारण वस्तु भी विशेष प्रतीत होती है, उसे मनोहर कहते हैं। अब प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्या है कि कालिदास के प्रकृति वर्णन का आधार क्या है। उसकी प्रकृति अभिव्यक्ति, वी है उसकी मनोहरता, सी है उसका सौंदर्य, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। उसकी मनोहरता, ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सौंदर्य की परख की जाती है, तो मेरे प्यारे साथियों सौंदर्य की परख कैसे की जाती है, आनंद की मात्रा के आधार पर, वी है इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर, सी है रूप के आधार पर, डी है मनोहरता के आधार पर। सौंदर्य की परख कैसे की जाती है, तो सौंदर्य की परख की जाती है मनोहरता के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है, साहित्य और सौंदर्य, अभिव्यक्ति, अनुभूति, सुंदरता बना मनोहरता, सुंदरता की संकीर्णता। ये गद्यांश किस पर आधारित है, साहित्य तथा साहित्य और सौंदर्य। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है, गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी, सौराष्ट्री। हिंदी भाषा जो है ना ये देवनागरी लिपि में लिखी गई, तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। तो हिंदी दिवस जो है ना ये 14 सितंबर को मनाया जाता है, तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है, लिपि, व्याकरण, लिखित भाषा, उपयुक्त में से कोई नहीं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण से होता है, तो वी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जनरल हिंदी के कुल 75 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 75 में आपको 70 क्वेश्चन के सही जवाब बताने थे। तो 75 में आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।